नमस्कार दोस्तों, रतन जीएस क्लासेस में आप सभी का तहे दिल से हार्दिक हार्दिक अभिनंदन और स्वागत है। दोस्तों, बिहार दरोगा का जो बिहार पुलिस अवर निरीक्षक अर्थात बिहार एसआई का जो परीक्षा अभी तक आयोजित करवाई गई है उसके क्वेश्चन बैंक को लेकर हम लोग उपस्थित हुए हैं और ये बिल्कुल अपडेटेड है। दोस्तों, इसमें प्रारंभिक एवं मुख्य परीक्षा की जो एग्ज़ाम करवाया गया है उस सब के क्वेश्चन पेपर को इसमें समाहित किया गया है, एक जगह एकत्रित किया गया है। सबसे पहली बात होती है दोस्तों, बिहार दरोगा का एक बात जानकारी में रखना बेहद ही ज़रूरी है कि इसमें निगेटिव मार्किंग की गई है। और निगेटिव मार्किंग जो है दोस्तों, वो 10 प्रश्न को अगर गलत करते हैं तो उसमें से आपका एक जो सही प्रश्न है वो उसका उत्तर कट जाएगा। अर्थात अगर आप 10 क्वेश्चन को गलत करते हैं तो आपके द्वारा जो एक सही जवाब दिया गया है वो एक सही जवाब का जो नंबर है वो अंक है वो कट जाएगा। ये बात ध्यान में रखना बहुत ज़रूरी है। इसमें बहुत ना मात्र का निगेटिव कहा जा सकता है। दोस्तों, इस पुस्तक के अंतर्गत हम लोग जानकारी प्राप्त करेंगे पुलिस अवर निरीक्षक अर्थात सब इंस्पेक्टर के बारे में, एसआई प्रवर्तन और निरीक्षक के बारे में, उसके बाद उत्पाद अवर निरीक्षक के बारे में, अर्थात तमाम तरह के इसमें प्रश्न पत्र दिए गए हैं। हम लोग आगे बढ़ते हैं और देख लेते हैं इसके विषय सूची को। दोस्तों, ये क्वेश्चन बैंक का विषय सूची है जिसके अंतर्गत ये तमाम सारी कंटेंट दी हुई है, जिसमें बिहार दरोगा, उसके बाद परिवर्तन दरोगा, उत्पाद दरोगा, अर्थात ये पूरा यहाँ पे क्वेश्चन बैंक के तौर पे इसमें दिया गया है। और हम लोग एक एक करके इन सभी प्रश्न पत्र को हल करेंगे, जो कि दरोगा एग्जाम के लिए बेहद ज़रूरी है। क्योंकि प्रश्न कहाँ से बन रहे हैं, किस मोड़ से बन रहा है, किस ढंग से बन रहा है, इसके बारे में जानकारी लेने के लिए इस क्वेश्चन बैंक का अध्ययन करना बेहद ज़रूरी है। तो हम लोग एक एक करके सबसे पहले दोस्तों, दरोगा का जो मेंस की परीक्षा हुई है उसमें हिंदी और समान अध्ययन का प्रश्न पत्र रहा है। तो हम लोग पहले प्रयास करेंगे समान अध्ययन का करना, और सामान्य हिंदी को अभी हम लोग छोड़ के चलेंगे। बाद में यदि आप लोगों का डिमांड हुआ तो हम लोग सामान्य हिंदी को भी करेंगे। लेकिन बिना विलंब किए हुए अब हम लोग चलते हैं डायरेक्ट पहले प्रश्न पत्र की ओर, जो कि बिहार दरोगा पुलिस अवर निरीक्षक की परीक्षा आयोजित करवाई गई थी 23/4/2008 को। उसमें हम लोग सामान्य हिंदी के प्रश्न पत्र को अभी नहीं देखेंगे। पहले हम लोग देखते हैं पेपर सेकंड, जो कि सामान्य अध्ययन का हुआ था, उसके बारे में हम लोग जानकारी प्राप्त करेंगे। बढ़ते हैं अपने प्रश्न की ओर। इस तरीके से पेपर सेकंड का सामान्य अध्ययन के तहत पहला प्रश्न कह रहा है, भारत के महान्यायवादी की नियुक्ति कौन करता है। दोस्तों, भारत के महान्यायवादी की नियुक्ति जो है वो राष्ट्रपति करता है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों, बात करें महान्यायवादी के बारे में, जिसको कि अटॉर्नी जनरल भी कहा जाता है, वो भारत सरकार का सबसे बड़ा विधि अधिकारी होता है। और भारत का महान्यायवादी जो है वो न तो संसद का सदस्य माना जाता है, ना ही संसद का सदस्य होता है, और ना ही वो मंत्रिमंडल का सदस्य होता है। लेकिन उसके पास ये अधिकार होता है, उसके पास ये शक्ति होती है कि वो किसी भी सदन में जाकर के बोल सकता है। लेकिन कंडीशन ये भी है कि वो मत नहीं दे सकता है, उसके पास मत देने की अधिकार नहीं होती है। और इसकी नियुक्ति जो है वो राष्ट्रपति के द्वारा ही होती है, और ये राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत अपने पद को धारण करता है। इस तरीके से इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, अर्थात भारत के महान न्यायवादी की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। आगे बढ़ते हैं, दूसरे प्रश्न को देखते हैं, जो कि कह रहा है, भारत का राष्ट्रपति अपना त्याग पत्र किसे सौंपता है। दोस्तों, भारत का जो राष्ट्रपति है वो अपना त्याग पत्र उपराष्ट्रपति को सौंपता है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों, बात करें भारत के उपराष्ट्रपति के बारे में, तो भारत में सबसे पहले राष्ट्रपति का जो पद है वो 5 वर्ष का माना जाता है, 5 वर्ष का होता है। लेकिन उसके कुछ कंडीशन ऐसे भी होते हैं जिस कंडीशन में वो अपने पद से पहले भी विमुक्त हो सकता है। जैसे कि उपराष्ट्रपति को संबोधित अपने त्याग पत्र के द्वारा वो अपना पद छोड़ सकता है। उसके बाद में अगर उस पर कोई महाभियोग लगा दिया गया तो उस कंडीशन में भी वो अपने पद से विस्थापित हो सकता है, और उस पर महाभियोग लगाया जाता है संविधान के अनुच्छेद 56 और 61 के तहत। इस तरीके से आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं 3 नंबर प्रश्न के बारे में, जो कि कह रहा है, भारत के वर्तमान राष्ट्रपति कौन है। दोस्तों, ये तात्कालिक एग्जाम 2008 में जो करवाया गया था उस आंकड़े के अनुसार प्रश्न दिया गया है, और उसी अनुसार हम लोग इसमें ऑप्शन को टिक करेंगे। तो उसके अनुसार होगा दोस्तों, भारत के उस समय राष्ट्रपति हुआ करती थी प्रतिभा देवी सिंह पाटिल। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा।
दोस्तों ये प्रतिभा देवी सिंह पाटिल जो हैं वो भारत के प्रथम महिला राष्ट्रपति भी रही हैं। इस तरीके से आगे बढ़ेंगे और देखेंगे चौथे नंबर प्रश्न जो कि कह रहा है भारत के 23वें सेना प्रमुख कौन बने हैं। दोस्तों भारत के 23वें सेना प्रमुख की बात करें तो वो बने थे दीपक कपूर। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं 5 नंबर प्रश्न जो कि कह रहा है भारत के मुख्य न्यायाधीश कौन है। दोस्तों भारत के मुख्य न्यायाधीश की बात करें तो वो बालकृष्णन थे उस तत्कालिक एग्जाम के समय। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। वर्तमान समय में यदि बात करें तो डी.वाई. चंद्रचूड़ जी हैं। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं 6ठे नंबर प्रश्न को जो कि कह रहा है राज्य मंत्री परिषद किसके प्रति उत्तरदायी होता है। दोस्तों राज्य मंत्री परिषद जो है वो विधानसभा के प्रति उत्तरदायी होती है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों बात करें राज्य मंत्री परिषद के बारे में तो राज्य मंत्री परिषद जो है वो सामूहिक रूप से विधानसभा के प्रति उत्तरदायी होता है। जब कभी मंत्रिपरिषद के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव पारित हो जाता है तो समूचा मंत्रिपरिषद को त्याग पत्र देना पड़ जाता है। मंत्रिपरिषदों की बैठकों की अध्यक्षता मुख्यमंत्री करता है और राज्य का जो मंत्रिपरिषद है वो व्यक्तिगत रूप से राज्यपाल के प्रति उत्तरदायी होता है। इस तरीके से इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं 7वें नंबर प्रश्न को जो कि कह रहा है बिहार में पुल सड़क निर्माण के लिए सरकार ने किस कंपनी के साथ अनुबंध किया है। दोस्तों बिहार में पुल सड़क निर्माण के लिए सरकार किस कंपनी के साथ अनुबंध किया है इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों तांतिया कंस्ट्रक्शंस। इस तत्कालिक एग्जाम के दौर का ये ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं 8वें नंबर प्रश्न को देखते हैं जो कि कह रहा है जूट के उत्पादन में बिहार का कौन सा जिला अग्रणी है। दोस्तों बात करें जूट के उत्पादन में तो अग्रणी जिला जो है वो बिहार का कटिहार है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। दोस्तों जूट जिसको कि पटसन भी कहा जाता है वो एक वर्षाकालीन फसल है। भारत का जो आर्थिक विकास है उसमें जूट का भी महत्वपूर्ण योगदान रहा है। इसके रेशे से कपड़े बनाए जाते हैं, थैले एवं अच्छे किस्म के कागज भी बनाए जाते हैं। भारत, पाकिस्तान और बांग्लादेश जो है इसके मुख्य उत्पादक देश माने जाते हैं। दोस्तों भारत में मुख्य जूट उत्पादक राज्य की बात करें तो वो पश्चिम बंगाल है, बिहार है और असम है। इसके बाद आगे बढ़ते हैं और अगला प्रश्न को देखते हैं। 9 नंबर प्रश्न जो है वो कह रहा है 1857 के विद्रोह में बाबू कुंवर सिंह ने बिहार के किस क्षेत्र से नेतृत्व किया था। दोस्तों 1857 के जो विद्रोह हुआ था उस विद्रोह में बाबू कुंवर सिंह जो हैं वो बिहार के आरा जिला जो है वहाँ से आरा नामक क्षेत्र से वो अपना नेतृत्व किए थे। दोस्तों इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। बात करें वीर कुंवर सिंह के बारे में तो वीर कुंवर सिंह 1857 का जो क्रांति हुआ था उसके अमर सेनानी हुए थे और वो जगदीशपुर जो कि आरा का एक जगह है जगदीशपुर वहाँ के जमींदार थे और उन्हीं के नेतृत्व में जो है वो 1857 की क्रांति में आरा से एक संगठन तैयार किया गया था और अंग्रेजों की सत्ता को प्रभावहीन बनाने के लिए उसको विफल बनाने के लिए दोस्तों उन्होंने अपने कई युद्ध भी किए थे और अंततोगत्वा युद्ध करते समय ही इसकी मृत्यु भी हो गई थी। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं 10 नंबर प्रश्न को जो कि कह रहा है नवनिर्मित नालंदा विश्वविद्यालय के विजिटर कौन बनाए गए हैं। दोस्तों नवनिर्मित नालंदा विश्वविद्यालय के विजिटर की बात करें तो ये तत्कालिक एग्जाम के अनुसार है जो कि इसका राइट आंसर हो जाएगा APJ अब्दुल कलाम। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 11 नंबर प्रश्न जो कि कह रहा है बिहार में लगभग कितने क्षेत्र पर कृषि कार्य होता है। इसके ऑप्शंस को हम लोग देखते हैं। दोस्तों इसका ऑप्शंस कह रहा है 80%, 86%, 60% और 65%। तो इस तरीके से इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी अर्थात 60% क्षेत्र पर जो है वो कृषि होती है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों इसका एग्जैक्ट यदि वैल्यू को देखें तो बिहार में लगभग 59.6% क्षेत्र पर कृषि का कार्य होता है। इस तरीके से आगे बढ़ते हैं और देखते हैं इसके अगले प्रश्न को जो कि कह रहा है भारत के महान न्यायवादी को कौन हटा सकता है। दोस्तों भारत के जो महान न्यायवादी हैं उसको हटा सकता है राष्ट्रपति। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। दोस्तों बात करें अनुच्छेद 76 फर्स्ट के तहत अर्थात अनुच्छेद 76 का जो फर्स्ट है वो कहता है कि राष्ट्रपति उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश नियुक्त होने के योग्य किसी व्यक्ति को भारत का महान न्यायवादी अर्थात अटॉर्नी जनरल नियुक्त कर सकता है। महान न्यायवादी भारत का
प्रथम विधिक अधिकारी माना जाता है, वो प्रथम विधिक अधिकारी होता है तथा इसे भारत के किसी भी न्यायालय में सुनवाई करने का अधिकार प्राप्त होता है। इसे संसद के किसी भी सदन में भाग लेने और बोलने का भी अधिकार प्राप्त होता है, लेकिन कंडीशन यह है कि वो मतदान नहीं कर सकता है, उसे मतदान करने का अधिकार नहीं है। इस तरीके से आगे बढ़ेंगे और देखेंगे 13 नंबर प्रश्न, जो कि कह रहा है बिहार में कितना साक्षरता दर 2001 की जनगणना के अनुसार है। इसका राइट आंसर होगा दोस्तों 47.53%। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं 14 नंबर प्रश्न, जो कि कह रहा है ध्यानचंद किस खेल से संबंधित खिलाड़ी रहे हैं। दोस्तों ध्यानचंद जो है वो हॉकी से जुड़े हुए खिलाड़ी हैं। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, ध्यानचंद को ही हॉकी का जादूगर कहा जाता था और इन्हीं के जन्म दिवस पर ही खेल दिवस भी मनाया जाता था। इस तरीके से आगे बढ़ेंगे और देखेंगे 15 नंबर प्रश्न, जो कि कह रहा है शेर शाह के बचपन का नाम क्या था। दोस्तों शेर शाह के बचपन का नाम जो है वो फरीद था। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। बात करें दोस्तों शेर शाह के बारे में तो वे सूर्य साम्राज्य से बिलोंग्स करते थे, अर्थात सूर्य साम्राज्य का जो संस्थापक है वो अफगान वंशीय शेर शाह सूरी को माना जाता है। दोस्तों शेर शाह का जन्म जो है वो 1472 ईस्वी में बजवाड़ा, जो कि होशियारपुर में है, वहाँ पर हुआ था और इनके जो बचपन का नाम है वो फरीद खां था। इसके पिता का नाम के बारे में बात करें तो वो जैनपुर था, जो कि इनके पिता का नाम था हसन खां, जो कि जौनपुर राज्य के अंतर्गत सासाराम के जमींदार हुआ करते थे। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं 16वें नंबर प्रश्न को, जो कि कह रहा है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी। दोस्तों भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना जो है वो 28 दिसंबर 1885 ईस्वी को हुई थी। इस तरीके से इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी 1885। 28 दिसंबर 1885 ईस्वी को एलन ओक्टेवियन ह्यूम के द्वारा ही किया गया था। और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम बैठक की बात करें तो वो मुंबई में हुआ था, जो कि गोकुलदास तेजपाल संस्कृत कॉलेज के भवन में हुई थी। और ये जो संगठन हुआ था दोस्तों, इसकी बैठक जो हुई थी उसमें इसकी अध्यक्षता किए थे व्योमेश चंद्र बनर्जी। अर्थात भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का जो पहला अधिवेशन हुआ था वो बम्बई में हुआ था और इसकी अध्यक्षता किए थे व्योमेश चंद्र बनर्जी। और इस बैठक में अर्थात प्रथम बैठक में कुल मिलाकर के 72 सदस्यों ने भाग लिया था। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं 17वें नंबर प्रश्न को। 17 नंबर प्रश्न कह रहा है व्यापकता का सिद्धांत से कौन संबंधित रहा है। दोस्तों व्यापकता के सिद्धांत से संबंधित रहा है लॉर्ड डलहौजी। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा, लॉर्ड डलहौजी। इस तरीके से आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 18 नंबर प्रश्न कह रहा है भारत का प्रथम वायसराय कौन था। दोस्तों प्रथम वायसराय की बात करें तो वो लॉर्ड कैनिंग हुआ करता था। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों लॉर्ड कैनिंग जिसका कार्यकाल हुआ था 1856 से लेकर 1862 ईस्वी तक, और ये भारत में कंपनी के द्वारा नियुक्त अंतिम गवर्नर जनरल था तथा ब्रिटिश सम्राट के अधीन नियुक्त किया गया ये भारत का प्रथम वायसराय था। दोस्तों इसी के शासनकाल में 1857 का ऐतिहासिक विद्रोह भी हुआ था। इस तरीके से आगे बढ़ेंगे और देखेंगे 19 नंबर प्रश्न को, जो कि कह रहा है ट्राई ब्रेकर शब्द किस खेल से संबंधित है। दोस्तों ट्राई ब्रेकर जो शब्द है वो यहाँ फुटबॉल और हॉकी दोनों से संबंधित है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, अर्थात टाई ब्रेकर जो है वो फुटबॉल और हॉकी दोनों से संबंधित है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, बी और सी। देखते हैं इसके अगले प्रश्न को, 20 नंबर प्रश्न, जो कि कह रहा है प्राचीन नालंदा विश्वविद्यालय का संस्थापक कौन था। दोस्तों प्राचीन नालंदा विश्वविद्यालय का संस्थापक कुमार गुप्त थे। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। 21 नंबर प्रश्न, जो कि कह रहा है मुंगेर निम्नलिखित में से किसकी राजधानी थी। दोस्तों मुंगेर जो है वो मीर कासिम की राजधानी थी। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों बात करें मीर कासिम के बारे में तो मीर कासिम जो है वो रॉबर्ट क्लाइव के हाथ का कठपुतली बन के अपना शासन कर रहा था और मीर जाफर को अंग्रेजों ने 1760 ईस्वी में हटाकर मीर कासिम को उसके बंगाल का नवाब नियुक्त किया था। इसके बाद दोस्तों आगे बढ़ते हैं और देखते हैं 22 नंबर प्रश्न, जो कि कह रहा है गुरु गोविंद सिंह की माता का नाम क्या था। दोस्तों गुरु गोविंद सिंह के माता का नाम हुआ करता था बीबी जयला। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों गुरु गोविंद सिंह जो है वो
सिखों के 10वें और अंतिम गुरु माने जाते हैं गुरु गोविंद सिंह, जिनका जन्म जो है वो 1666 ईस्वी में पटना में हुआ था और इन्हीं के माता का नाम था बीबी जयला। इस तरीके से आगे बढ़ेंगे और देखेंगे अगले प्रश्न को। 23 नंबर प्रश्न जो कि कह रहा है फणीश्वर नाथ रेणु का जन्म कहाँ हुआ था। दोस्तों फणीश्वर नाथ रेणु का जन्म जो है वो पूर्णिया में हुआ था। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। फणीश्वर नाथ रेणु जो है वो एक उपन्यासकार हुआ करते थे और ये हिंदी में कुछ उपन्यास लिखे हैं। उनमें से आंचलिकता जो है वो एक प्रमुख उपन्यास है और मैला आंचल जो है वो इन्हीं के द्वारा लिखित है। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं 24 नंबर प्रश्न जो कि कह रहा है कामायनी पुस्तक के रचयिता कौन थे। दोस्तों कामायनी के लेखक हुआ करते थे जयशंकर प्रसाद। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। इस तरीके से 25 नंबर प्रश्न कह रहा है अर्थशास्त्र पुस्तक किसने लिखा। दोस्तों अर्थशास्त्र पुस्तक की बात करें तो वो कौटिल्य अर्थात चंद्रगुप्त ने लिखा। चंद्रगुप्त नहीं, यहाँ पे दोस्तों चंद्रगुप्त के गुरु जी हुआ करते थे चाणक्य, उनके द्वारा ही अर्थशास्त्र नामक पुस्तक लिखी गई थी। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। इस तरीके से आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। 26 नंबर प्रश्न कह रहा है इनकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया था। इनकलाब जिंदाबाद का नारा दिए थे भगत सिंह। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों इनकलाब जिंदाबाद का जो नारा है वो भगत सिंह के द्वारा दिया गया था, जबकि जय हिंद का नारा जो है वो सुभाष चंद्र बोस के द्वारा दिया गया था। करो या मरो का नारा महात्मा गांधी जी के द्वारा दिया गया था। इस तरीके से आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगले प्रश्न को। 27 नंबर प्रश्न कह रहा है बक्सर का युद्ध किस किस के बीच में हुआ था। दोस्तों बक्सर के युद्ध के बारे में बात करें तो वो हुआ था मीर कासिम और अंग्रेज के बीच में। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। और बक्सर का युद्ध हुआ था दोस्तों 1764 ईस्वी में। ये युद्ध हुआ था अंग्रेज और मीर कासिम के बीच में। दोस्तों ये अवध के नवाब हुआ करते थे। दोस्तों 1764 ईस्वी में अंग्रेज एवं मीर कासिम जो है वो अवध के नवाब सिराजुद्दौला शुजाउद्दौला एवं मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय के बीच में हुआ था। इस युद्ध में अंग्रेज विजयी हुए थे और इसी युद्ध में जो है वो सेनापति अंग्रेज का सेनापति हुआ करता था हेक्टर मुनरो। आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे। 28 नंबर प्रश्न जो कि कह रहा है बिहार में कुल कितने प्रमंडल है। दोस्तों बिहार में कुल मिलाकर 9 प्रमंडल है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न 29 नंबर जो है वो कह रहा है वर्ष 2001 की जनगणना के अनुसार बिहार की कुल जनसंख्या कितनी है। दोस्तों वर्ष 2001 की जनगणना के अनुसार बिहार की कुल जनसंख्या की बात करें तो वो है दोस्तों 8,28,78,796 अर्थात ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन 30 नंबर प्रश्न जो कि कह रहा है सितारा देवी किस विधा से संबंधित है। दोस्तों बात करें सितारा देवी की तो उनका संबंध है कथक नृत्य से। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों सितारा देवी जो है वो भारत की प्रमुख प्रसिद्ध कथक नृत्यांगना मानी जाती हैं, जिनका जन्म जो है वो 8 नवंबर 1920 ईस्वी को कोलकाता में हुआ था और 25 नवंबर 2014 को इनका निधन भी हो गया था। इस तरीके से आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगले प्रश्न को। 31 नंबर प्रश्न जो कि कह रहा है पटना हाई कोर्ट की स्थापना कब हुई थी। दोस्तों पटना हाई कोर्ट की स्थापना की बात करें तो 1916 ईस्वी में हुआ था। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों अगर हम बात करें भारतीय संविधान का अनुच्छेद जो 214 है उसके अनुसार यदि देखें तो भारतीय संविधान का अनुच्छेद 214 कहता है कि जितने भी राज्य हैं उन सभी राज्यों के लिए अपना एक उच्च न्यायालय होगा। दोस्तों 1912 ईस्वी में जब बिहार बंगाल से अलग हुआ उसके बाद ही 1916 ईस्वी में पटना में उच्च न्यायालय की स्थापना की गई थी। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगले प्रश्न को। 32 नंबर प्रश्न कह रहा है जैन धर्म के अंतिम तीर्थंकर महावीर की मृत्यु कहाँ हुई थी। दोस्तों जैन धर्म के अंतिम तीर्थंकर जो महावीर हुआ करते थे उनकी मृत्यु हुई थी पावापुरी में। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। इस तरीके से आगे बढ़ते हैं और देखते हैं इसके अगले प्रश्न को। 33 नंबर प्रश्न जो कि कह रहा है भगवान बुद्ध का जन्म लुम्बिनी में हुआ था। लुम्बिनी कहाँ है। दोस्तों लुम्बिनी जो है वो नेपाल में है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। इसके बाद आगे बढ़ते हैं 34 नंबर प्रश्न जो कि कह रहा है झारखंड देश का कौन सा राज्य है। दोस्तों झारखंड जो है वो देश का 28वां राज्य बना था। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। जब 2000 ईस्वी में
2000 ईस्वी में जब झारखंड जो है बिहार से अलग हुआ था तो भारत के 28वें राज्य के रूप में ही ये विस्थापित हुआ था। इस तरीके से आगे बढ़ते हैं 35 नंबर प्रश्न जो कि कह रहा है बिहार में लोकसभा सीटों की संख्या कितनी है। दोस्तों बिहार में लोकसभा की सीटों की संख्या की बात करें तो वो 40 है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। 36 नंबर प्रश्न को देखें जो कि कह रहा है अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस की बात करें तो वो मनाया जाता है दोस्तों 8 मार्च को। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो इस तरीके से 37 नंबर प्रश्न कह रहा है बिंबिसार किस वंश का राजा था। दोस्तों बात करें बिंबिसार की तो वो हर्यक वंश का राजा हुआ करता था, अर्थात बिंबिसार जो है वो हर्यक वंश का संस्थापक माना जाता था। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। और बिंबिसार जो है वो राजगृह का निर्माण किया और राजगृह को अपनी राजधानी बनाया। दोस्तों राजगृह को राजधानी बनाने के बाद बिंबिसार जो है वो लगभग 52 वर्षों तक शासन किया था। और बिंबिसार का राजवैद्य जो है वो जीवक हुआ करता था जो कि महात्मा बुद्ध की सेवा में गया था। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगले प्रश्न को। 38 नंबर प्रश्न जो कि कह रहा है भारत में प्रथम सत्याग्रह गांधी जी ने कहाँ शुरू किया था। दोस्तों भारत में प्रथम सत्याग्रह गांधी जी के द्वारा शुरू की गई थी चंपारण से। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। दक्षिण अफ्रीका से जब 1915 ईस्वी में गांधी जी लौटे तो उसके बाद गांधी जी ने भारत भर में अपना पूरा भ्रमण किया और जब भारत को अपना सफल भ्रमण कर लिए तो उन्होंने चंपारण जिले में ही 1917 ईस्वी से अपना सत्याग्रह स्टार्ट किए थे। और चंपारण लाने वाले व्यक्ति थे गांधी जी को राजकुमार शुक्ल, अर्थात चंपारण के एक ये किसान हुआ करते थे राजकुमार शुक्ल जो कि गांधी जी को चंपारण आने के लिए आमंत्रित किए थे। और चंपारण से ही 1917 ईस्वी में गांधी जी ने तिनकठिया प्रथा के विरोध में अपना सत्याग्रह स्टार्ट किए थे। दोस्तों अगर प्रश्न में पूछे कि राजकुमार शुक्ल जो हैं वो महात्मा गांधी जी को किस जगह से मुलाकात करने के बाद चंपारण आने के लिए प्रेरित किया, तो दोस्तों बनारस के कांग्रेस अधिवेशन में इनकी मुलाकात हुई थी गांधी जी से, अर्थात बनारस अधिवेशन में ही गांधी जी और राजकुमार शुक्ल की मुलाकात हुई थी। वहीं पर दोस्तों ये जो राजकुमार शुक्ल हैं वो महात्मा गांधी जी को चंपारण आने के लिए प्रेरित किया था। इस तरीके से आगे बढ़ेंगे और देखेंगे अगले प्रश्न को। 39 नंबर प्रश्न जो कि कह रहा है भारतीय स्टेट बैंक ने हाल ही में भारत के बाहर कहाँ अपनी नई शाखा खोला है। इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों इजराइल में। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। इस तरीके से आगे बढ़ते हैं और देखते हैं 40 नंबर प्रश्न जो कि कह रहा है सार्क अर्थात SAARC सार्क का सबसे नया सदस्य देश कौन सा है। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी अफगानिस्तान। आगे बढ़ते हैं देखते हैं अगले प्रश्न को जो कि 41 नंबर प्रश्न है और कह रहा है संयुक्त राष्ट्र संघ अर्थात UNO का मुख्यालय कहाँ पर है। दोस्तों UNO का मुख्यालय जो है वो न्यूयॉर्क में है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। बात करें दोस्तों UNO की स्थापना की तो UNO अर्थात संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना हुई थी 24 अक्टूबर 1945 ईस्वी को और इसका मुख्यालय जो है वो न्यूयॉर्क शहर के मैनहट्टन द्वीप में बनाया गया था। आगे बढ़ते हैं दोस्तों और देखते हैं अगले प्रश्न को। 42 नंबर प्रश्न कह रहा है शिवाजी को किसने कैद कर लिया था। शिवाजी को कैद करने वाला था दोस्तों औरंगजेब। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। शिवाजी जो है वो मराठा साम्राज्य के संस्थापक माने जाते हैं, अर्थात मराठा साम्राज्य के संस्थापक शिवाजी को औरंगजेब ने मई 1666 ईस्वी में जयपुर भवन में कैद कर लिया था और वहां से शिवाजी 16 अगस्त 1966 ईस्वी को भाग के चले गए थे। दोस्तों चौथ एवं सरदेशमुखी जो है वो शिवाजी के द्वारा ही लगाया गया था और इन्होंने अपने दरबार में मराठी भाषा को भाषा के रूप में प्रयोग किया था। आगे बढ़ते हैं देखते हैं अगले प्रश्न को। 43 नंबर प्रश्न जो है वो कह रहा है महात्मा गांधी कब भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष बने थे। दोस्तों महात्मा गांधी जो हैं वो 1924 ईस्वी में जो बेलगाम अधिवेशन हुआ था उसी में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष बने थे। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगले प्रश्न को। 44 नंबर प्रश्न जो कि कह रहा है बंगाल का विभाजन हुआ था। दोस्तों बंगाल का विभाजन हुआ था 1905 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा और ये विभाजन करने वाला था लॉर्ड कर्जन। आगे बढ़ते हैं
नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। 45 नंबर प्रश्न जो कि कह रहा है राज्यसभा और लोकसभा की संयुक्त बैठक कौन बुलाता है। दोस्तों राज्यसभा और लोकसभा की संयुक्त बैठक की बात करें तो वो राष्ट्रपति बुलाता है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। इस तरीके से आगे बढ़ते हैं और देखते हैं 46 नंबर प्रश्न को, जो कि कह रहा है एक व्यक्ति ग्राम पंचायत की सदस्यता के लिए चुनाव लड़ना चाहता है। दोस्तों एक व्यक्ति ग्राम पंचायत की सदस्यता के लिए चुनाव लड़ना चाहता है, उसकी उम्र कितनी होनी चाहिए। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अर्थात उसे कम से कम 21 बरस या 21 बरस के ऊपर का उम्र होना चाहिए। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं 47 नंबर प्रश्न जो कि कह रहा है नेताजी सुभाष चंद्र बोस राष्ट्रीय खेल संस्थान कहाँ स्थित है। दोस्तों नेताजी सुभाष चंद्र बोस राष्ट्रीय खेल संस्थान की बात करें तो वो स्थित है दोस्तों पटियाला में। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं 48 नंबर प्रश्न को देखें, जो कि कह रहा है जसपाल राणा का नाम निम्नलिखित में से किस खेलों में संबंधित है। दोस्तों जसपाल राणा का नाम जो है वो निम्नलिखित खेलों में से किस खेल से संबंधित है। देखते हैं इसके ऑप्शंस को। इसका राइट आंसर होगा निशानेबाजी। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। उनका नाम निशानेबाजी से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन 49 नंबर प्रश्न जो कि कह रहा है राजा भोज निम्नलिखित में से किस राजवंश से संबंधित थे। दोस्तों राजा भोज की बात करें तो वो परमार वंश से संबंधित थे। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 50 नंबर प्रश्न जो कि कह रहा है दिल्ली के लाल किले में स्थित मोती मस्जिद को किसने बनवाया था। दोस्तों दिल्ली के लाल किला में जो मोती मस्जिद स्थित है उसे बनवाया था औरंगजेब ने। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों औरंगजेब ने ही दिल्ली के लाल किले में स्थित मोती मस्जिद का निर्माण करवाया था। और बात करें दोस्तों आगरा के लाल किले के बारे में तो आगरा के लाल किले में जो मोती मस्जिद स्थित है उसका निर्माण करवाया था शाहजहां ने। आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 51 नंबर प्रश्न जो कि कह रहा है वर्ष 1857 में मेरठ में प्रथम सिपाही विद्रोह की आग किस दिन भड़की थी। दोस्तों मेरठ की बात करें 1857 की क्रांति का मेरठ की बात करें तो वो हुआ था दोस्तों 10 मई से वहाँ पे आंदोलन भड़का था। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। 10 मई को वहाँ पे विद्रोह आगे बढ़ी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों 52 नंबर प्रश्न जो कि कह रहा है महात्मा गांधी की हत्या नाथूराम गोडसे ने निम्नलिखित में से किस दिन किया था। इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों 30 जनवरी 1948 ईस्वी को। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा। 53 नंबर प्रश्न कह रहा है हाल ही में भारत के किस पड़ोसी देश में राजतंत्र की समाप्ति कर गणराज्य की स्थापना हुई है। इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों नेपाल। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 54 नंबर प्रश्न जो कि कह रहा है राज्यसभा का सदस्य निर्वाचित होने के लिए आवश्यक न्यूनतम उम्र सीमा कितनी है। इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, अर्थात 30 वर्ष की उम्र सीमा होनी चाहिए। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं 55 नंबर प्रश्न जो कि कह रहा है वर्ष 2010 में आयोजित होने वाले कॉमनवेल्थ गेमों की मेजबानी, अर्थात 2010 में आयोजित होने वाले कॉमनवेल्थ खेल की मेजबानी कौन करेगा। इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, अर्थात भारत करेगा। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं 56 नंबर प्रश्न जो कि कह रहा है वर्ष 2008 में हो रहे ओलंपिक खेलों का आयोजन स्थल कौन सा है। दोस्तों 2008 में जो ओलंपिक खेल खेला गया था उसका आयोजन स्थल था चीन, अर्थात वो चीन में खेला गया था। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं 57 नंबर प्रश्न जो कि कह रहा है श्वेत क्रांति का संबंध किस क्षेत्र से है। दोस्तों श्वेत क्रांति का संबंध जो है वो दूध क्षेत्र से। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, अर्थात श्वेत क्रांति जो है वो दूध उत्पादन से संबंधित है। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं 58 नंबर प्रश्न। दोस्तों दूध उत्पादन श्वेत क्रांति जिसको कि ऑपरेशन फ्लड भी कहा जाता है। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं 58 नंबर प्रश्न जो कि कह रहा है सतलज, चिनाब और रावी नदी में से किसकी सहायक नदियां है। दोस्तों सतलज, चिनाब और रावी निम्न में से किसकी सहायक नदी है। इसका राइट आंसर होगा दोस्तों सिंधु, अर्थात ये सिंधु की सहायक नदियां हैं। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अगले प्रश्न को 59 नंबर प्रश्न जो कि कह रहा है WWE के भागीदार द ग्रेट खली का असली नाम क्या है। दोस्तों WWE के जो भागीदार ग्रेट खली हैं उनका वास्तविक नाम है दिलीप सिंह राणा। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन 60 नंबर प्रश्न कह रहा है
पंडित रविशंकर का संबंध निम्नलिखित में से किस वाद्य वादन से रहा है? दोस्तों पंडित रविशंकर के संबंध की बात करें तो इनका संबंध है सितार वादन से। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 61 नंबर प्रश्न, जो कि कह रहा है निम्नलिखित में से किसे लोकनायक कहा जाता है? दोस्तों लोकनायक कहा गया है जयप्रकाश नारायण को। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। कुछ और व्यक्ति के उपाधियों के बारे में बात करें तो दोस्तों लोकनायक के नाम से जाने जाते हैं जयप्रकाश नारायण, लोक के मान के नाम से जाने जाते हैं बाल गंगाधर तिलक। वहीं लोक हितवादी की बात करें तो लोक हितवादी के नाम से जाने जाते हैं गोपाल हरि देशमुख। वहीं बात करें दोस्तों राष्ट्रपिता जो कि महात्मा गांधी को कहा जाता है और कर्पूरी ठाकुर को जननायक कहा जाता है, जबकि मदन मोहन मालवीय को महामना कहा जाता है और सरदार की उपाधि दी गई है वल्लभ भाई पटेल को, जबकि अजात शत्रु कहा गया है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को। इस तरीके से आगे बढ़ते हैं और देखते हैं 62 नंबर प्रश्न, जो कि कह रहा है बुलंद दरवाजा निम्नलिखित में से कहाँ पर है? दोस्तों बुलंद दरवाजा की बात करें तो वो फतेहपुर सीकरी में है। दोस्तों फतेहपुर सीकरी में ही बुलंद दरवाजा है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, जिसका निर्माण जो है वो अकबर ने करवाया था और यह जो है एक बहुत ही सुंदर स्थापत्य कला का उत्कृष्ट नमूना माना जाता है। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं 63 नंबर प्रश्न, जो कि कह रहा है एक लंबे अंतराल के बाद भारत एवं बांग्लादेश के बीच कौन सी रेलगाड़ी चलाई गई है? इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी अर्थात बंग बंधु एक्सप्रेस। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगले प्रश्न को। सॉरी दोस्तों, यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक हो गया, फिर से हम लोग प्रश्न को पढ़ेंगे, जो कि कह रहा है एक लंबे अंतराल के बाद भारत एवं बांग्लादेश के बीच कौन सी रेलगाड़ी चलाई गई है? इसका सही आंसर होगा दोस्तों मैत्री एक्सप्रेस। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अगले प्रश्न को 64 नंबर प्रश्न, जो कि कह रहा है भारत के राष्ट्रपति को पद से कौन हटा सकता है? दोस्तों भारत के राष्ट्रपति को पद से हटा सकता है वो है संसद। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा, अर्थात संसद के द्वारा ही राष्ट्रपति को अपने पद से हटाया जा सकता है। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगले प्रश्न को 65 नंबर प्रश्न, जो कि कह रहा है भारत का व्यापारिक संबंध सबसे पहले किस यूरोपीय देश से स्थापित हुए? इसका सही आंसर होगा दोस्तों पुर्तगाल से। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं 66 नंबर प्रश्न, जो कि कह रहा है वेलिंगटन कप का संबंध किस खेल से है? दोस्तों वेलिंगटन कप का संबंध जो है वो हॉकी से है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। हॉकी की बात करें दोस्तों तो हॉकी से संबंधित जो कप है वो वेलिंगटन कप है, आगा खां कप है, उसके बाद ध्यानचंद ट्रॉफी है और रंगास्वामी कप माना जाता है। वहीं बात करें फुटबॉल के बारे में तो दोस्तों फुटबॉल से संबंध रखने वाले हैं डूरंड कप, रोवर्स कप, संतोष ट्रॉफी और मारडेका कप। जबकि क्रिकेट की बात करें तो रणजी ट्रॉफी, ईरानी ट्रॉफी, दिलीप ट्रॉफी, देवधर ट्रॉफी, ये सभी ट्रॉफियां जो हैं वो क्रिकेट से संबंधित रखती हैं। जबकि टेनिस की बात करें दोस्तों तो टेनिस से संबंध रखने वाले ट्रॉफी हैं फ्रेंच ट्रॉफी, विंबलडन कप, उसके बाद में डेविस कप। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 67 नंबर प्रश्न, जो कि कह रहा है पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह कौन सा है? दोस्तों पृथ्वी का एकमात्र प्राकृतिक उपग्रह की बात करें तो वो है चंद्रमा। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। इस तरीके से आगे बढ़ेंगे 68 नंबर प्रश्न, जो कि कह रहा है जातक पवित्र ग्रंथ है। दोस्तों जातक जो है वो बौद्धों का पवित्र ग्रंथ माना जाता है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं 69 नंबर प्रश्न, कह रहा है स्वेज नौ परिवहन नहर भूमध्य सागर को किसके साथ जोड़ता है? दोस्तों स्वेज नौ परिवहन नहर जो है वो भूमध्य सागर को लाल सागर से जोड़ता है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा। दोस्तों बात करें स्वेज नहर के बारे में तो ये भूमध्य सागर को लाल सागर से जोड़ता है और मिस्र के जो राष्ट्रपति कर्नल नासिर 26 जुलाई 1956 ईस्वी को ही स्वेज नहर का राष्ट्रीयकरण किए थे। आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न को देखते हैं 70 नंबर प्रश्न, जो कि कह रहा है भगवान बुद्ध ने अपने पहले धर्मोपदेश कहाँ पर दिए थे? भगवान बुद्ध ने अपना पहला धर्मोपदेश जो है वो दिए थे सारनाथ में। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगले प्रश्न को, जो कि 71 नंबर के रूप में है। प्रश्न कह रहा है अनुच्छेद 370 का संबंध किस राज्य के विशेष प्रावधान से है? इसके ऑप्शंस को देखते हैं। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी अर्थात जम्मू कश्मीर राज्य से 370 का प्रावधान है। आगे बढ़ते हैं 72 नंबर प्रश्न, जो कि कह रहा है रज्मनामा फारसी में अनुवाद था। दोस्तों रज्मनामा जो है वो महाभारत का फारसी अनुवाद था। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं
73 नंबर प्रश्न जो कि कह रहा है वह मुगल सम्राट जिसका 2 बार अभिषेक हुआ है वह कौन था। दोस्तों वो मुगल सम्राट जिसका 2 बार राज्याभिषेक हुआ है वो हुआ करता था दोस्तों औरंगजेब। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। बात करें दोस्तों औरंगजेब का पहला राज्याभिषेक के बारे में तो वो 31 जुलाई 1658 ईस्वी को आगरा में हुआ था, जबकि उसके बाद बात करें दोस्तों इसका दूसरा अभिषेक के बारे में तो औरंगजेब का दूसरा राज्याभिषेक हुआ था जून 1659 ईस्वी में। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अगले प्रश्न को। 74 नंबर प्रश्न कह रहा है अंग्रेजों को सुनहरा फरमान कब प्रदान किया गया था। दोस्तों अंग्रेजों को सुनहरा फरमान प्रदान किया गया था 1632 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा 1632 ईस्वी। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगले प्रश्न को। इस तरीके से 75 नंबर प्रश्न कह रहा है पुर्तगालियों ने गोवा पर अधिकार कब किया था। दोस्तों पुर्तगालियों के द्वारा गोवा पर अधिकार किया गया था 1510 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों सन 1510 ईस्वी में पुर्तगाली जो है वो अल्फांसो द अल्बुकर्क अर्थात वो पुर्तगाली के गवर्नर हुआ करते थे, उसने गोवा पर कब्जा कर लिया और उसके बाद भारत से स्वतंत्र होने के बाद गोवा जो है वो पुर्तगालियों के कब्जे में भी रहा था। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, आगे देखते हैं अगले प्रश्न को। 76 नंबर प्रश्न जो कि कह रहा है रेशम किससे उत्पन्न होता है। दोस्तों रेशम जो है वो रेशम के कीड़े के लार्वा से उत्पन्न होता है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं 77 नंबर प्रश्न जो कि कह रहा है मोबाइल सेल फोन के काम करने के लिए निम्न में से कौन सा आवश्यक है। दोस्तों मोबाइल सेल फोन को काम करने के लिए निम्नलिखित में से बात करें तो ये सब के सब उपयुक्त माने जाएंगे, अर्थात काम करने में अनुकूल हैंडसेट, सेवा प्रदाता नेटवर्क और सिम कार्ड। इस तरीके से इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं 78 नंबर प्रश्न जो कि कह रहा है निम्नलिखित में से कौन से पर्सनल कंप्यूटर की कुंजी पटल की कुंजी परंपरागत टाइपराइटरों में उपलब्ध नहीं है। इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी अर्थात एंटर उपलब्ध नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 79 नंबर प्रश्न जो कि कह रहा है निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा शब्द इंटरनेट कार्य प्रणाली से संबंधित है। इसका सही आंसर होगा दोस्तों उपरोक्त में सभी अर्थात www, HTTP और ईमेल ये सब जो है वो इंटरनेट कार्य प्रणाली से संबंधित है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। इस तरीके से आगे बढ़ते हैं 80 नंबर प्रश्न को देखते हैं जो कि कह रहा है किस रक्त वर्ग के व्यक्ति सर्वदाता अर्थात यूनिवर्सल डोनर कहलाते हैं। दोस्तों वो ग्रुप के व्यक्ति कहलाते हैं। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा वो ग्रुप के व्यक्ति। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं 81 नंबर प्रश्न को जो कि कह रहा है तने की कटाई का प्रयोग निम्नलिखित में से किसे पुनः उगाने के लिए किया जाता है। इसका राइट आंसर होगा दोस्तों गन्ना को उगाने के लिए ही तने की कटाई की जाती है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं 82 नंबर प्रश्न जो कि कह रहा है AIDS अर्थात एड्स का पूर्ण रूप क्या है, पूरा नाम क्या है। इसका सही आंसर होगा दोस्तों एक्वायर्ड इम्यून डिफिशियंसी सिंड्रोम। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अगले प्रश्न को। 83 नंबर प्रश्न जो कि कह रहा है दूध के फटने पर कौन सा एसिड उत्पन्न होता है। दोस्तों बात करें दूध के फटने पर कौन सा एसिड उत्पन्न होता है तो इसके हम लोग ऑप्शंस को देखते हैं। इसका राइट आंसर हो जाएगा लैक्टिक एसिड। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं 84 नंबर प्रश्न को देखते हैं जो कि कह रहा है संतरे किसके प्रबल स्रोत माने जाते हैं। दोस्तों संतरा की बात करें तो वो विटामिन के प्रबल स्रोत माने जाते हैं। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं 85 नंबर प्रश्न जो कि कह रहा है इनमें से कौन सा रोग मच्छरों से होने वाला रोग नहीं है। दोस्तों मच्छरों से होने वाला रोग नहीं है उसकी बात करें तो वो है दोस्तों घेंघा अर्थात घेंघा रोग जो है वो मच्छरों से उत्पन्न होने वाला रोग नहीं है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं 86 नंबर प्रश्न जो कि कह रहा है पालक के पत्ते किसके प्रबल स्रोत माने जाते हैं। दोस्तों पालक के पत्ते की बात करें तो वो आयरन के प्रबल स्रोत माने जाते हैं। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न 87 नंबर प्रश्न को देखें जो कि कह रहा है दंत क्षय का कारण है। दोस्तों दंत क्षय का कारण जो है वो है बैक्टीरिया जनित संक्रमण। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं, फिर देखते हैं 88 नंबर प्रश्न को जो कि कह रहा है एंटीटॉक्सिन का इंजेक्शन किसकी रोकथाम के लिए दिया जाता है। दोस्तों एंटीटॉक्सिन इंजेक्शन की बात करें तो वो टिटेनस की रोकथाम के लिए दिया जाता है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं
79 नंबर प्रश्न जो कि कह रहा है अल्बर्ट आइंस्टीन थे एक प्रसिद्ध भौतिक शास्त्री हुआ करते थे, अर्थात अल्बर्ट आइंस्टीन जो है वो एक भौतिक शास्त्री हुआ करते थे। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं 90 नंबर प्रश्न जो कि कह रहा है टेलीफोन का आविष्कार किसने किया। दोस्तों टेलीफोन के आविष्कार की बात करें तो वो अलेक्जेंडर ग्राहम बेल के द्वारा की गई थी। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। वहीं बात करें दोस्तों टीवी के आविष्कारक कौन थे तो वो हो जाएंगे दोस्तों J.L. बेयर्ड, जबकि टेलीफोन के आविष्कारक माने जाते हैं अलेक्जेंडर ग्राहम बेल। उसी प्रकार दोस्तों बल्ब के आविष्कारक माने जाते हैं थॉमस एल्वा एडिसन और गैलीलियो को माना जाता है दूरबीन के आविष्कारक के तौर पे, जबकि रेडियो का आविष्कार किए थे जी मार्कोनी और कंप्यूटर का आविष्कार किए थे चार्ल्स बेबेज, जिसकी वजह से कंप्यूटर का पिता भी चार्ल्स बेबेज को कहा जाता है। आगे बढ़ते हैं 91 नंबर प्रश्न जो कि कह रहा है भाप के इंजन का आविष्कार किया गया था। दोस्तों भाप के इंजन का आविष्कार किया गया था न्यूकोमेन द्वारा। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, न्यूकामेन। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे बढ़ते हैं और देखते हैं 92 नंबर प्रश्न जो कि कह रहा है संक्षिप्त रूप PSLV का अर्थ क्या है। दोस्तों PSLV का पूर्ण रूप की बात करें तो वो है दोस्तों पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं 93 नंबर प्रश्न को देखें जो कि कह रहा है जब किसी माध्यम का ताप बढ़ता है तो उस माध्यम में प्रकाश का वेग जो है वो अपरिवर्तित रहता है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 94 नंबर प्रश्न जो कि कह रहा है मुख्यतः निम्न गैस ग्लोबल वार्मिंग के लिए जिम्मेदार है। दोस्तों वो कौन सी गैस है जो ग्लोबल वार्मिंग के लिए जिम्मेदार है तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कार्बन डाइऑक्साइड। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। इस तरीके से आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट को देखते हैं 95 नंबर प्रश्न जो कि कह रहा है निम्न में से किसमें अपारगम्य ऊर्जा स्रोत का उपयोग होता है। इसके आंसर को देखते हैं, इसके ऑप्शंस को देखते हैं तो इस तरीके से इसका राइट आंसर हो जाएगा सौर्य लालटेन। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 96 नंबर प्रश्न जो कि कह रहा है निम्न यंत्र से विद्युत धारा का मापन किया जाता है। दोस्तों निम्नलिखित में से वो कौन सा यंत्र है जिससे विद्युत धारा का माप किया जाता है तो वह है दोस्तों अमीटर। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। इसके बाद आगे बढ़ते हैं 97 नंबर प्रश्न को देखते हैं जो कि कह रहा है डायनेमो वह यंत्र है जो निम्न को परिवर्तित करता है। दोस्तों डायनेमो जो है वो यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। इसके बाद आगे बढ़ते हैं 98 नंबर प्रश्न को देखें जो कि कह रहा है गैल्वनीकृत अर्थात गैल्वनाइज्ड लोहे चादरों पर निम्न की परत चढ़ी होती है। दोस्तों इसका सही आंसर होगा जस्ता का परत चढ़ा होता है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 99 नंबर प्रश्न जो कि कह रहा है पृथ्वी में उपलब्ध सबसे कठोर पदार्थ कौन सा है। दोस्तों पृथ्वी में उपलब्ध सबसे कठोर पदार्थ की बात करें तो वो है हीरा। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। इस तरीके से अगला प्रश्न देखते हैं 100 नंबर प्रश्न और इस सेट का आखिरी प्रश्न जो कि कह रहा है वाशिंग सोडा किसका सामान्य नाम है। दोस्तों वाशिंग सोडा जो है वो सोडियम कार्बोनेट का सामान्य नाम है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो इस तरीके से बिहार दरोगा का जो 2008 वाला क्वेश्चन पेपर है जो कि वो यहाँ पे संपन्न होता है। दोस्तों वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।